तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हेस लॉ, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मतलब एप्लीकेशन देख रहे थे। चलो एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। छोटा सा एक हेडिंग नोट करो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सर जो आपने कल क्वेश्चन करवाए थे मींस सैटरडे को, तो आप एक बार ऐसे एक टाइप का क्वेश्चन और ले सकते हो क्या? अब उसी टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे बच्चा, टेंशन ना लो। ओके सर। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत पहले आप लोग सुने होंगे, आज अच्छे से डिटेल डिस्कशन करते हैं इसका। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो जो केमिकल रिएक्शन होता है उस, अच्छा ये भी लिखना पड़ेगा किसके बेसिस पे ना, ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी चेंज। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी चेंज। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो टू टाइप का होगा, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। सुने होंगे नाम अच्छे से भाई कई लोग, आज उसी को डिस्कस कर रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है, इतना तो मालूम सर ही हो। एब्जॉर्ब होता है। हाँ, तो पहला पॉइंट, पॉइंट वन, in this type chemical reaction, in this type chemical मतलब सर केमिकल रिएक्शन। सर मैं दूसरे डिवाइस से रिएक्टर हुआ हूँ, मेरे को अंदर हाँ बेटा अपना नाम लिख लेना, लेकिन इन दिस टाइप केमिकल रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब, हीट क्या होगा यहाँ पे, एब्जॉर्ब, चेंज इन एंथैल्पी। Respect to enthalpy, change in enthalpy delta H, enthalpy of product minus enthalpy of reactant, B enthalpy PA। तो हम लोग टॉपिक क्या डिस्कस करें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी चेंज। एंडोथर्मिक रिएक्शन जहां पे हीट क्या होता है बच्चा, एब्जॉर्ब, ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेशन करेंगे जब एक्टिव ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है सब पता चलेगा, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। आर लिख दिया है तो ऑफ रिएक्टेंट, तो ई ए पी डी टी लिखा है, मतलब ये भी क्या होगा बच्चा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ टी डी टी मतलब प्रोडक्ट। एंडोथर्मिक रिएक्शन में बच्चा रिएक्टेंट चेंज होगा किसमें, प्रोडक्ट में।
ये एंथैल्पी का एक्सिस है और ये रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन में जा रहा है। ये यहाँ पे ये जो लाइन है रिएक्टेंट के लिए मान लेते हैं, तो ये है रिएक्टेंट और ये है हमारा प्रोडक्ट, और ये ऊपर एनर्जी है, एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एंथैल्पी किसका होगा बताओ, और इन दोनों का एंथैल्पी चेंज। ये एंथैल्पी चेंज, तो बच्चा ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, एंथैल्पी। ये भी एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंथैल्पी चेंज। तो रिएक्टेंट का तो HR, ये प्रोडक्ट का है तो HPDT, और ये डेल्टा H। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, तो बताओ ये वैल्यू अगर 10 है तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू 2 होगा या 8 होगा, 5 होगा, जो भी होगा, बिलो 10 होगा कि नहीं होगा भाई। इतना बड़ा एरिया 10 एनर्जी का है जूल का, तो ये 2 जूल का होगा, या चलो 8 जूल का ले लो, तो ये कितना आएगा डिफरेंस, बोलो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। सर टू आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा बच्चा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ये याद रखना, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव। अब मैंने बोला एक्टिवेशन एनर्जी, ये अलग 12th में काम आएगा बच्चा कॉन्सेप्ट, और जहां पे हम लोग कैटालिस्ट पढ़ेंगे वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट काम आता है, एक्टिवेशन एनर्जी वाला, ठीक है ना, 12th में। तो अभी बता देते हैं ताकि वहां पे भी याद रहे, उस दिन पूछेंगे जब 12th में पढ़ाएंगे तो। यहां से यहां तक इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, क्या बोलते हैं इसे, इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशनल स्टेट। तो ये सब याद रखना है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट या फिर ट्रांजिशनल स्टेट। तो यहां से यहां तक का जो एनर्जी है उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इसको भी बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट के लिए तो R, प्रोडक्ट के लिए है तो P, PDT भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक का जो एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट एनर्जी। तो बोल सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट बाय द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट्स के लिए वो छोटा अमाउंट एनर्जी का जो रिएक्टेंट किसमें चल जाए, इंटरमीडिएट में या फिर ट्रांजिशन स्टेट में, उसके बाद क्या बना ले, प्रोडक्ट। इस मिनिमम अमाउंट एनर्जी को ही यहाँ पे क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। कम से कम वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को कहाँ पे पहुंचा दे, इंटरमीडिएट के पास। मतलब बोल सकते हैं किराया हो गया, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट एक आदमी है, पर्सन है, उसको जाना है, कहाँ जाना है, इंटरमीडिएट के पास। तो भैया एक स्टॉपेज है इंटरमीडिएट रिएक्शन में, रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट के पास जाना है, तो इंटरमीडिएट के पास जाने के लिए जितना उसका किराया टैक्स लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे भाई, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो रिएक्टेंट का कहलाएगा, किसका कहलाएगा, रिएक्टेंट का। वैसे प्रोडक्ट को जब रिएक्शन उल्टा चले, बताया था ना क्या थर्मोडायनामिक्स में, रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन भी जा सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर या फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर आ सकता है, बोला था कि बोला था, जिसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तब उस समय ये प्रोडक्ट का हो जाएगा भाई, फिलहाल उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम से कम वो अमाउंट एनर्जी का जो रिएक्टेंट को पहुंचा दे कहां, इंटरमीडिएट तक, मतलब रिएक्टेंट को बना दे क्या, इंटरमीडिएट। तो अब आते हैं भाई, यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा बताओ। ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, यही होगा ना, डेल्टा H। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ तक वैल्यू रिएक्टेंट और यहाँ तक का वैल्यू
प्रोडक्ट, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा डेल्टा एच, और जो कि क्या आएगा पॉजिटिव। तो एक्टिवेशन एनर्जी दिया रहता है तो हमेशा क्या करना है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी दिया है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी दिया तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अगर एंथैल्पी दिया है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस क्या करोगे रिएक्टेंट, कंबशन में बस छोड़कर, ठीक है ना। और क्या था एक बॉन्ड एंथैल्पी, तो ये चेंज इन एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट पॉजिटिव, एक्टिवेशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बताओ दोनों में से कौन बड़ा है कौन सा छोटा है एक्टिवेशन एनर्जी? सर रिएक्टेंट का बड़ा है। रिएक्टेंट का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है किससे प्रोडक्ट से। तो ये सब चीजें याद रखा करो बच्चा, काम आएगा। ये 12th में काम आएगा नीचे वाला लाइन बी और ये वाला थर्ड वाला पॉइंट। तो ये था एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इंफॉर्मेशन, ठीक है। पचा लिया इंफॉर्मेशन क्या होता है ये सब। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, रटा होना चाहिए डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने से डेल्टा एच निकलता है, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करने से डेल्टा एच निकलता है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट हाई होगा किससे प्रोडक्ट से। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा रहा है तो इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तो इसको बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। ये याद रखना भाई, एक मतलब फॉरवर्ड बी मतलब बैकवर्ड। जल्दी से छाप लो इसको। और एक्टिवेशन एनर्जी टर्म्स क्लियर है क्या होता है भाई? सर एनर्जी क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी? मिनिमम अमाउंट है एनर्जी का। कौन सा अमाउंट है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। किसके लिए होता है? which used for बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट भी आ जाएगा। फॉर फॉर्मेशन, क्या फॉर्मेशन करने के लिए बोलो? इंटरमीडिएट स्टेट। हाँ इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशनल स्टेट। सर बट आपने तो ट्रांजिशियल लिखा है ना। क्या क्या बोला बच्चा, क्या डाउट है? बस कुछ नहीं, बस मैंने इतना बोला कि आपने ट्रांजिशियल लिखे है ना। हाँ तो ट्रांजिशनल तो बोल रहा हूँ, ट्रांजिशियल अच्छा यहाँ पे बोल रहे हो। अरे कोई अलग मतलब नहीं होता, वही सब है। ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशियल या ट्रांजिशियल गलत था, ठीक है, ट्रांजिशन या ट्रांजिशनल स्टेट। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगा क्या रिएक्टेंट को कहां तक पहुंचाने के लिए? इंटरमीडिएट तक। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। 12th में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो याद रखना बच्चा लोग, जल्दी से नोट करो। और शायद यह थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में वहां पे भी यूज होगा इसका। कौन सा? केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो वहां तक याद रखना पड़ेगा, उस दिन हम पूछेंगे। छापो जल्दी। हेडिंग नोट करो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब देखो यहाँ पे इसका ग्राफ। अब तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब पता चल गया होगा। उसमें हीट पहले वाले में जिसको पता नहीं था तो पता चल गया कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हीट क्या होगा? रिलीज। रिलीज होगा। तो ये रिएक्टेंट, ये एरिया प्रोडक्ट, ये रिएक्शन का डायरेक्शन और ये एंथैल्पी। तो सब चीजें वही है भाई। ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरमीडिएट,
यहाँ तक की एनर्जी को क्या बोलते हैं, कुछ देर पहले बताया है। ये भी एनर्जी पता है क्या बोलते हैं, इतना वैल्यू क्या होता है और ये इतना क्या होता है। तो देखो बच्चा लोग, ये रिएक्टेंट है, तो यहां तक की एंथैल्पी को क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट है तो एंथैल्पी ऑफ पी मतलब प्रोडक्ट। ये एनर्जी यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ डी फॉर सॉरी एफ फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है। अब ये जो चेंज है, मतलब ये जो डिफरेंस है बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी चेंज। तो पहला पॉइंट क्या होगा बच्चा, इस रिएक्शन में एंथैल्पी क्या होता है, इन दिस रिएक्शन हीट, इन दिस टाइप रिएक्शन हीट क्या होगा बच्चा, हीट इज रिलीज, बोलो, हीट रिलीज्ड होगा। In this type chemical reaction, heat released. In this type chemical reaction, heat released. Second point, change in enthalpy. Change in enthalpy. Change in enthalpy. Delta H. तो डेल्टा H क्या होगा, HP माइनस HR। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा बच्चा, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। देख लेना, अगर ये वैल्यू अगर 10 है तो ये वैल्यू जाहिर सी बात है क्या होगा भाई, 2 होगा। तो 2 माइनस 10 इक्वल टू कितना आएगा, -8 आएगा ना। प्रोडक्ट माइनस ये कर रहे हो तो नेगेटिव। एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में क्या करते हैं, रिएक्टेंट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये भी वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। एंथैल्पी तो नेगेटिव रहेगा बच्चा, ये याद रखना। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। दोनों में कौन सा बड़ा है दिख रहा है भाई ग्राफ में, प्रोडक्ट, कौन सा ज्यादा है, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो बस इतना सा इंफॉर्मेशन याद रखना है भाई, तो कर लोगे यार। तो देखो, एंडोथर्मिक है, एक्सो मतलब बाहर की ओर, एंडो मतलब अंदर की ओर। तो रिएक्टेंट नीचे से तो एंडो, एक्सो मतलब बाहर मतलब ऊपर समझ लो। तो नीचे से स्टार्ट होगा तो ऊपर पे खत्म होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा तो नीचे पे। तो ग्राफ भूलोगे तो नहीं ना, अगर ग्राफ दिमाग में बैठ गया तो ये सब डाटा याद रहेगा। तो एंडो मतलब क्या बोल रहा हूँ बच्चा, अंदर की ओर मतलब नीचे, एक्सो मतलब बाहर की ओर मतलब ऊपर से। तो एंडो मतलब नीचे से, तो नीचे से स्टार्ट होगा तो ऊपर में खत्म होगा भाई, और ऊपर से स्टार्ट होगा तो नीचे में। तो बताओ किसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, एंडो का या एक्सो का। एंडो का प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है या एक्सो का, बच्चा बताओ। तो केमिस्ट्री में ऐसा माना जाता है जिसके पास एनर्जी नहीं है, कम से कम एनर्जी है, वो ज्यादा स्टेबल। लिस्ट एनर्जी मोर स्टेबल, एंड मोर एनर्जी लिस्ट स्टेबल। याद रखना पहला पॉइंट, चलो वही नोट कर लेते हैं। तो सर एंडोथर्मिक का प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल रहेगा। हाँ पागल, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ये केमिस्ट्री में एक नारा होता है भाई, याद रखना, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। मतलब जिसके पास एनर्जी नहीं है तो रिएक्शन क्या करेगा भाई। जैसे देखो नागपुर में या तुम्हारे घर के आसपास ही कई लोग ऐसे मिल जाएंगे, फुटपाथ पे बैठे रहते हैं, ना हिलते हैं ना डुलते हैं, बस खाना खाएंगे वहीं पे पड़े रहेंगे। उनके पास ज्यादा एनर्जी है ही नहीं भाई कि कहीं और जाए, वहीं पे तुमको मिलेंगे। जब कोई पुलिस वाले आए, हटाए, मार उठ के भगाए तो भगाते हैं भाई।
तो वैसे ही वो रिएक्टेंट के पास मॉलिक्यूल्स है, जो है रिएक्टेंट है उसके पास तो एनर्जी नहीं है, चुपचाप बैठा हुआ हाथ पे हाथ रख के, तो किसी तो ज्यादा स्टेबल मानते हैं भाई, इसी जगह पे पड़ा हुआ है, उसको किसी मोह माया से कोई मतलब ही नहीं है भाई दुनिया में क्या चल रहा है, तो उसको मान लेते हैं स्टेबल केमिस्ट्री में। तो जिसके पास एनर्जी कम है वो ज्यादा स्टेबल है बच्चा, ठीक है ना, जिसके पास एनर्जी कम है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल। तो मुझे देख के बताओ प्रोडक्ट में किसके पास एनर्जी ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लग रहा है, दिख रहा है प्रोडक्ट का, कि इस जगह पे ज्यादा दिख रहा है, बोलो। सर एक्सोथर्मिक में ज्यादा है। एक्सोथर्मिक में ज्यादा है, तो किसका प्रोडक्ट ज्यादा है, एक्सोथर्मिक में ज्यादा है। कैसे दिख गया भाई, ये 2 जूल है तो ये 2 जूल होगा क्या। सर आपने एनर्जी पूछे ना। हाँ तो एनर्जी तो पूछा हूँ, कहाँ ज्यादा दिख रहा है। सर बट आपने तो थर्ड पॉइंट में लिखे है ना कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एक्सोथर्मिक में। एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बोल रहा हूँ, एनर्जी बोल रहा हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ये ट्रांजिशन स्टेट वाली बात होता है, हम सिर्फ एनर्जी बोल रहे हैं। ओके एनर्जी सर। किसका ज्यादा है, सर एंडोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक का, ठीक है ना, किसका ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी अलग है, ठीक है ना, नॉट एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ, ठीक है ना भाई। यहाँ पे जो एनर्जी वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी दूसरा चीज है, वो ट्रांजिशन स्टेट बनाने की एनर्जी है। तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, तो किसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है बताओ जल्दी। सर एक्सोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक का, क्योंकि इसका एनर्जी क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है। तो एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ exothermic reaction is more stable, product of endothermic reaction। और ये भी आपका, जिस रिएक्शन में जितना एनर्जी रिलीज होगा, जिस रिएक्शन में जितना एनर्जी रिलीज होगा वो प्रोडक्ट उतने ही ज्यादा स्टेबल होगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा भाई। जिस भी रिएक्शन में जितना एनर्जी रिलीज होगा वहां पे प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। तो मान लो कोई रिएक्शन एक्स और वाई मिलकर बना रहा है जेड, ठीक है ना, तो कंडीशन केस 1 केस 2 केस 3, यहाँ पे -10 यहाँ -20, नहीं सब में तो एक ही वैल्यू होगा, -10 आ रहा है एंथैल्पी, -10 इतना हीट रिलीज हो रहा है, एक्स जेड और वाई बना रहा है, इस समय -100 रिलीज हो रहा है, y प्लस जेड मिलकर x बना रहा है, इस समय -200 रिलीज हो रहा है। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। सर थर्ड वाला। थर्ड वाला, ठीक है ना। नेगेटिव साइन है मतलब कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में कितना हीट रिलीज हो रहा है, 200 जूल। तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा स्टेबिलिटी उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा, इस बात को याद रखना भाई। तो हमेशा एक्सोथर्मिक का प्रोडक्ट एंडो से ज्यादा स्टेबल होता है, और कॉमन सेंस है भाई, एंडोथर्मिक में रिएक्शन हो रहा है क्या बिना हीट के, एंडोथर्मिक मतलब क्या हो रहा है, हीट दे रहे हो आप, ए और बी आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे थे, तो भैया हमको जबरदस्ती करना नहीं, भैया ए और बी से हमको प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा मान के चल रहे हो, और ए और बी रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं, इनको गर्म किया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना जो बोल रहा हूँ भाई। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्यों देते हैं, क्योंकि ए और बी रिएक्शन ही नहीं कर रहे हैं, और तुम जबरदस्ती नहीं, तुमको चाहिए भैया ए और बी का प्रोडक्ट चाहिए, तो अलग से हीट दोगे ना, तो वो हीट का यूज करके प्रोडक्ट बनाएगा, हीट निकाल लोगे तो वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चल जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। तो याद ना, केमिस्ट्री में एक नारा चलता है, हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी, और लो एनर्जी हाई स्टेबिलिटी, क्लियर रहेगा ये चीज। तो एक्सोथर्मिक का प्रोडक्ट मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक चीज और नोट करो, क्वेश्चन में हेल्प करेगा सॉल्व करने में, इफ वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है ना, तो हेंस वैल्यू ऑफ हीट ये क्या होगा, पॉजिटिव।
कहने का मतलब है डेल्टा एच का वैल्यू और क्यू का वैल्यू, हीट का वैल्यू, हीट मतलब क्यू, ठीक है ना भाई, क्यू का सिंबल यूज करते हैं। तो ये माइनस होगा, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, प्लस। ये था रिप्रेजेंटेशन है, बोल सकते हैं, एक तरह का साइन कन्वेंशन है जो क्वेश्चन में यूज करता है। तो एंड और ये नेक्स्ट जो चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां पे यूज अच्छे से होगा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई थ्योरेटिकल केमिकल इक्विलिब्रियम में। ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना, जल्दी से छाप लो भाई। तो क्वेश्चन नोट करना बच्चा लोग, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH बॉन्ड, डेल्टा एच एफ ऑफ CH बॉन्ड पूछा है भाई। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH बॉन्ड इफ रिएक्शन इज, रिएक्शन दिया हुआ है और ऑप्शन है भाई। सेकंड क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का ही है भाई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 8.4 ग्राम साइक्लोहेक्सेन C6H12, C6H12 को बोला जाता है साइक्लोहेक्सेन is, if reaction is दिया हुआ है तो बताओ आंसर कौन सा होगा, जल्दी सॉल्व करो, एकदम सारा सा क्वेश्चन है भाई, पहली बार बना रहे इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन बाद में जब ऐसे क्वेश्चन मिलोगे तो बोलोगे ऐसे ही क्वेश्चन दो सर, लेकिन हमारे देने से क्या होगा, एग्जाम में भी तो आना चाहिए। होगा बच्चा सॉल्व, है बबुआ लोग। यहाँ पे CH बॉन्ड बनने का एनर्जी है पूछा है भाई, तो देख हेलो CH4 ऐसा कुछ दिखता है ना, स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ ठीक है ना, बस बता रहा हूँ कि 4 कार्बन हाइड्रोजन, तो कितने बॉन्ड है CH वाले भाई यहाँ पे, 4 4 CH बॉन्ड है, 4 CH बॉन्ड, तो यहाँ पे 4 CH बॉन्ड बना तो कितना एनर्जी लगा, x किलो जूल, एक CH बॉन्ड बनेगा तो कितना एनर्जी लगेगा, x/4। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ना, क्लियर है, तो आंसर कौन सा है, सी। यस। यहाँ पे ये कितने एक मोल के लिए है, 1 मोल फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ 1 मोल, क्या 1 मोल बच्चा, C6H12 साइक्लोहेक्सेन इक्वल टू कितना है, -Z किलो जूल, ठीक है 1 मोल के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ 8.4 मतलब कितना मोल, कितना मोल होगा बोलो, सर उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा ना। हाँ तो निकालो और बताओ, सर 0.1, सर 0.1। कितना मोल होगा ये 0.1, तो ये 0.1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब Z/10, आंसर है। तो बताओ इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ये सीधा सीधा क्वेश्चन था ठीक है ना, यस सर। कर लोगे ना इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व,
यस सर। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा लोग पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है, आपको क्या करके रखना है, एंड जो मोल कैलकुलेशन है उनके फॉर्मूले अच्छे से रटा होना चाहिए, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं मोल और लिमिटिंग रिएजेंट वाला, क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो ये दो अच्छे से कैलकुलेशन आना चाहिए। ओके तो सर। कॉपी का पेज पलटा लेना, लिमिटिंग रिएजेंट अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन उसके रीसॉल्व कर लेना, और उसके बाद उसके फॉर्मूले को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। देन उसके बाद कल के क्लास मतलब नेक्स्ट लेक्चर में इससे पूरा एंथैल्पी वाले क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, और आज बस इतने ही देखते हैं।